हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए गाइस, आज मैं एक ऐसा चैनल लेके आई हूँ जिसमें हम कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे कंसेप्ट जो बेसिक हैं और हमारे लिए जानना जरूरी है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको उस कंसेप्ट की क्लियरिटी हो सके और आपके लिए वो यूजफुल हो। तो चलिए गाइस, और एक और रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और वहां पे पहुंचाइए जिसकी इसे नीड हो या जरूरी हो, जिसके लिए जानना। और अपना प्यार दिखाइएगा कमेंट्स के थ्रू। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस कंसेप्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछिएगा और मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे चैनल का पहला कंसेप्ट। Right to Information Act 2005. As the name of act suggests, right to information. Right means अधिकार। किसका? इंफॉर्मेशन का, सूचना पाने का अधिकार, जो बनाया गया 2005 में। बेसिकली मैं पहले इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये एक्ट क्या है। एक ऐसा एक्ट जिसके अंदर हमें किसी से भी सूचना पाने का अधिकार दिया गया है। किसी से भी का यहाँ मतलब नहीं है कि आप पड़ोसियों से लोगे। बेसिकली किसी से यहाँ का मतलब है कोई ऐसी पब्लिक अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है, पब्लिक कंपनी जिसमें गवर्नमेंट हिस्सेदार है। बेसिकली जिस काम में गवर्नमेंट इंक्लूड है उस काम का आप सूचना ले सकते हो अगर वो आपके लिए जाननी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ पब्लिक कंपनी MOA एंड AOA वो पब्लिक को दिखानी होती है। रूल है ये कंपनी का। अगर वो नहीं दिखाती तो बेसिकली ये RTI एक्ट का उल्लंघन है। ठीक है, तो चलिए आपको इसका ओवरव्यू समझ आ गया। अगर कोई RTI एक्ट का उल्लंघन करता है, आपको प्रोवाइड नहीं कराता है सूचना, तो इस एक्ट के अंदर बहुत सारी काउंसिल्स बनाई गई हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जहां आप अपनी अपील डाल सकते हैं कि आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई गई। पर ऐसा नहीं है कि आपकी मनमानी चलेगी, वे आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन मिल गया। बेसिकली इस एक्ट में कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं, जिस मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जो भारत की सोवरेनिटी के लिए पॉसिबल नहीं है, जो किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, जो फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड है, हमारे कोई ऐसा बिल जो लोकसभा में आया है फिलहाल, पर आपके लिए फिलहाल जानना जरूरी नहीं है। मतलब कुछ एक्सेप्शन भी है। अगर आपको राइट दिया गया है तो कुछ लाइबिलिटीज भी हैं जो लिमिटेड हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे भारत ने, हमारे संविधान ने हमें कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड करवाए हैं, जिसे हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, जो हमें पैदा होते टाइम ही मिल जाते हैं, जिसके अंदर अनुच्छेद 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25 एंड बेसिकली ऑल दैट बहुत सारे अधिकार दिए हैं। उसी में से एक राइट बनाया गया 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो आप देख पा रहे हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये नोट्स मेरे हैंड रिटन है, तो आप पॉज करके वीडियो को, अगर आपको हेल्पफुल हो तो आप बना सकते हैं। रिसीव द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये 15 जून को प्रेसिडेंट ने अपनी कंसर्न दी थी। यानी आपको पता है एक बिल को पास कराने का प्रोसीजर क्या है, लोकसभा में जाएगा, वहां से पास होकर फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति साइन करेगा। तो 15 जून को राष्ट्रपति ने इसको अपनी स्वीकृति दी थी और ये 12 अक्टूबर से फोर्स में आया था, यानी लागू हो गया था। द मेन पॉइंट इज दैट ये एक्ट इंडिया के हर हिस्से में लागू है। कोई भी हिस्सा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना, कन्नड़, जो भी है, हर हिस्से में जो RTI एक्ट है वो एक्सटेंड है। ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स क्या है? बेसिकली वही है ऑब्जेक्टिव कि गवर्नमेंट के काम में ट्रांसपेरेंसी लाना, भी कोई फ्रॉड ना हो तो करप्शन कम होगा। ठीक है, सिटीजन्स की अवेयरनेस को इंक्रीज करना ताकि लोग जागरूक हो। अगर कोई नई पॉलिसी आई है, कोई कंपनी ऐसा काम कर रही है तो उसके बारे में पब्लिक को पता हो। अगर कोई ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट ला रही है जिसमें हमारा डेवलपमेंट है, हमारे लिए भलाई की बात है, तो उस डेवलपमेंट की प्रोसेस को बता के आपको जागरूक करे ताकि आप उस डेवलपमेंट के प्रोसेस में पार्ट ले पाएं। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए जो आपके लिए जरूरी है। तो इस एक्ट फीचर्स क्या हुए कि आप गवर्नमेंट से कोई सवाल पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट को काम की कॉपी को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसकी कॉपी ले सकते हैं। कोई ऐसा काम है जो मटेरियल के फॉर्म में है तो आप उस मटेरियल की भी कॉपी ले सकते हैं, जैसा कि आपको फीचर्स में दिख रहा है। पढ़ने की खैर मुझे जरूरत है नहीं, आप सभी समझदार हैं।
पर चलिए कोई बात नहीं. Empowers every citizen to ask any question, take the copies of any government document, inspect any work, inspect any government work, take the sample, etc. and etc. होप सो आपको ये पार्ट क्लियर होगा. तो चलिए नेक्स्ट है हमारा दैट ये जो एक्ट है आरटीआई एक्ट, इस एक्ट ने कुछ डेफिनेशंस दी हैं आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, पहले इसने डेफिनेशन दी पब्लिक अथॉरिटी की. आप सोचिए पब्लिक अथॉरिटी क्या है. पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक की अथॉरिटी, जिसमें पब्लिक के लिए अथॉरिटी क्या होता है, किसी को पावर देना. तो यानी पब्लिक की पावर है बेसिकली. तो इट मीन्स एनी अथॉरिटी जिसे गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है, जिसे किसी प्रेसिडेंट ने बनाया है, जिसे लोकसभा या राज्यसभा में बनाया गया है, या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के डोनेशन पे चल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी जहाँ मिक्सचर है, वो सब. तो पब्लिक अथॉरिटी जो पब्लिक के हाथ में सत्ता हो, वो वाली अथॉरिटी. और पब्लिक क्या अपनी सत्ता किसे देते हैं, गवर्नमेंट को. तो बेसिकली जो गवर्नमेंट से इंक्लूडेड कोई भी काम है जिसमें गवर्नमेंट भागीदारी है, वो सब पब्लिक अथॉरिटी है. ये सेक्शन 2 सब सेक्शन H में डिफाइन किया गया है. उसके बाद है इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या है फिर जो आप लेना चाह रहे हैं आरटीआई के अंदर. तो कुछ भी जिसके अंदर रिकॉर्ड, सैंपल, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, मेमो, डॉक्यूमेंट, ये सब इंक्लूड है इसके अंदर. अब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लाइक इन पेन ड्राइव, इन सीडी, इन माइक्रोचिप, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. ठीक है. अब इंफॉर्मेशन के अंदर ये नहीं है कि आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को लोगे. दैट इज बेसिकली फ्रॉम गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट से आप ले सकते हो, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराएगी. आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं. जो आपके लिए जरूरी है, जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, दैट इज इंक्लूडेड इन इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज रिकॉर्ड. रिकॉर्ड क्या है, जो इंफॉर्मेशन में अभी आया कि आप रिकॉर्ड ले सकते हैं. तो ये रिकॉर्ड क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई फाइल, कोई चिप, कोई रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज, यानी किसी इमेज की फोटोकॉपी. बेसिकली इसका मीन है फोटोकॉपी ऑफ एनी इमेज. और कोई भी मटेरियल जो कंप्यूटर में है, सेक्टर एंड सेक्टर. क्लियर है. तो चलिए अगली डेफिनेशन दी इन्होंने थर्ड पार्टी, जो मैंने बात की अभी कि आपके अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन ले रहा है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, दैट इज थर्ड पार्टी. ठीक है. चलिए आपको बेसिक की कंसेप्ट क्लियर है. बेसिकली हमने अभी यही पढ़ा कि आरटीआई एक्ट क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट में, क्या है क्या नहीं है. अब बेसिकली हम जो आगे एक्ट पढ़ेंगे ये छोटे छोटे सेक्शंस के थ्रू हम पढ़ेंगे. अगर ये सेक्शन क्लियर है तो कुछ भी नहीं है आरटीआई एक्ट में. हम इसे शॉर्ट फॉर्म में करेंगे ताकि मेमोराइज करने में अच्छा हो. सबसे पहला है सेक्शन 3. क्या है, हु हैज द राइट टू इंफॉर्मेशन. तो हमने अभी पीछे पढ़ा, अगर आपको याद है, तो ये एक्ट होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है. तो अगर होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है तो राइट किसको है, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को है. ये सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है. नेक्स्ट है सेक्शन 4, ऑब्लाइगेशंस ऑफ अ पब्लिक अथॉरिटी. अब देखो हमने पब्लिक अथॉरिटी पढ़ा क्या है, कोई भी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के अंदर इस्टेब्लिश है. ऑब्लाइगेशंस यानी उसकी ड्यूटीज क्या है उस पब्लिक अथॉरिटी की, लाइबिलिटीज क्या है, एक एक करके हम पढ़ेंगे. ये जो फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है इतनी सारी लाइनों में, इसमें है कुछ भी नहीं. इसमें सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि जो पब्लिक अथॉरिटी है उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं कंपनी के, वो सब ड्यूली इंडेक्स्ड होने चाहिए, यानी एक प्रॉपर फॉर्म में होने चाहिए, ताकि अगर कभी भी उस कंपनी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन की नीड हो तो वो टाइम की खपत किए बिना, मेरी हिंदी देख रहे हैं आप सभी, बढ़िया है वैसे, टाइम की खपत किए बिना आपको मिल सके, यानी टाइम कंज्यूमिंग ना हो, वो प्रोसीजर जल्दी हो जाए. तो इसमें यही लिखा है, मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स ड्यूली इंडेक्स्ड. ठीक है. सेकंड पॉइंट कहता है पब्लिश विद इन 120 डेज. इसे हम हाईलाइट करेंगे कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, जब ये आरटीआई एक्ट पास हुआ था तो इस एक्ट के पास के 120 दिनों के अंदर अंदर हर पब्लिक अथॉरिटी को पब्लिश करनी होती है पब्लिकली. क्या पब्लिश करनी होती है, अब पब्लिक अथॉरिटी है तो यानी हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल नहीं है वो सब पब्लिश करनी होती है विद इन 120 डेज. लाइक पावर ड्यूटीज क्या है ऑफिसर्स की, उस कंपनी का फंक्शन किस तरह है, वहाँ के मेंबर्स की ड्यूटी कैसी है, वहाँ डिसीजन के लिए क्या प्रोसीजर है, सुपरविजन क्या है, डायरेक्टर कौन है, उसकी सैलरी क्या है, रेम्यूनरेशन क्या है,
आपका मेथड क्या है कोई अकाउंट बनाने का, आपके पास बजट कितना है, ठीक है, आपके ऑफिस में कौन है, कहाँ से आया है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, वो सब. That is for public authority within 120 days. As you can see the information basically. Clear है? तो चलिए, या ऐसी कोई भी फैसिलिटी जो कंपनी ने प्रोवाइड करवाई है सिटीजन्स को ताकि उन्हें इंफॉर्मेशन लेने में आसानी हो. फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी का टाइम क्या है, लाइब्रेरी में क्या चीजें प्रोवाइड है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. एक पॉइंट यहाँ आप नोटेट करेंगे कि आरटीआई एक्ट के अंदर इट इज अ कांस्टेंट इंडिएवर फॉर एवरी पब्लिक अथॉरिटी. ठीक है, कि ये पब्लिक अथॉरिटी के लिए जरूरी है कि वो ये जो हमने सब पॉइंट पढ़ा सेकंड, इसके अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिकली दे. यानी ये सब हर पब्लिक अथॉरिटी को जारी करनी है ताकि सिटीजन्स को पता लगे उस कंपनी के बारे में. तो यही लिखा है, इट इज अ कांस्टेंट इंडिएवियर. होप सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 आपको क्लियर होगा. सेक्शन 3 में कुछ नहीं है, राइट किसे है इन्फॉर्मेशन का वो है. सेक्शन 4 में भी कुछ नहीं है, बेसिकली यही है कि पब्लिक अथॉरिटी की क्या जिम्मेदारी है. तो वो सभी इन्फॉर्मेशन को इंडेक्स फॉर्म में रखे और अपने कंपनी के जितने भी इंफॉर्मेशन है बेसिकली वो सबको प्रॉपर फॉर्म में पब्लिक को इश्यू करे विद इन 120 डेज. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको यही याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है इस एक्ट के अंदर. नेक्स्ट इज सेक्शन 5 विच इज डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन अथॉरिटी. मैं आपको यहाँ एक बात बता देती हूँ, एक बार आप इसे भूल जाइए कि कोई जो भी पब्लिक अथॉरिटी होती है, ठीक है, उसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन की अपील डालते हैं. वो अपील कहाँ जाती है, वो अपील जाती है पब्लिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज के पास. यानी हमारी अपील पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम पब्लिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी को डालते हैं. ये हर पब्लिक अथॉरिटी या हर जो भी गवर्नमेंट कंपनी है उसमें एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जिसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी हम बोलते हैं. इसके डिपार्टमेंट में हम इंफॉर्मेशन डालते हैं बेसिकली. जैसे मैनेजर्स होते हैं, उनका मैनेजिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है. जैसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में कौन होते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी, जहां हम अपनी एप्लीकेशन डालते हैं इंफॉर्मेशन के लिए. क्लियर है ये बात? चलिए अब शुरू करते हैं. ये सेक्शन 5 के अंदर दिया गया है. इसमें क्या दिया गया है कि एक्ट के इनेक्टमेंट के बाद विद इन 100 डेज, 100 डेज के अंदर अंदर जितने भी हमारे यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं, ऑफिस हैं हमारे कंपनीज के, उस हर ब्रांच के अंदर आपको एक ऑफिसर डेजिग्नेट करना है. डेजिग्नेट मतलब उसकी अपॉइंटमेंट करनी है. किस लिए? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पर्सन्स रिक्वेस्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन. ठीक है, बेसिकली क्या है, आपको अपने हर ब्रांच में हर यूनिट में एक डेजिग्नेट ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं जो क्या काम करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे इंफॉर्मेशन जो रिक्वेस्ट करेगा इंफॉर्मेशन के लिए. ठीक है, अब आपने डेजिग्नेट ऑफिसर्स तो अप्लाई कर दिए हैं. ठीक है, वो ऑफिसर्स कौन होंगे? अगर आप सेंट्रल लेवल पे कर रही हैं तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, और अगर स्टेट लेवल पे कर रही हैं तो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स. ये कितने भी नंबर में हो सकते हैं, जितने आप चाहें कर सकते हैं. ठीक है, ये बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे. अब कंपनी इतनी पहले नहीं है कि कंपनी का डायरेक्टर आके आपको इन्फॉर्मेशन देगा. दैट इज बेसिकली दीज डिपार्टमेंट्स दैट प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन. क्या क्लियर है? जैसे हमने ये पढ़ा कि हर ब्रांच में डेजिग्नेट ऑफिसर्स को अपॉइंट करना जरूरी है, ठीक उसी तरह जो हमारी सब ब्रांच है, यानी जो हमारा मेन डिपार्टमेंट हो गया इन्फॉर्मेशन का, इसके अंदर छोटे छोटे वर्कर्स काम करेंगे, छोटे छोटे डिपार्टमेंट काम करेंगे. हर डिपार्टमेंट का एक हेड होगा. तो इस डिपार्टमेंट्स के जो हेड होंगे ना, उन्हें हम बोलेंगे, अगर सेंट्रल लेवल पे है तो सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. असिस्टेंट वर्ड ऐड होगा, स्टेट में भी असिस्टेंट वर्ड ऐड होगा. ठीक है, क्लियर कर देती हूँ मैं कंफ्यूजन. सबसे पहले आप मेन ऑफिस जो होता है हर डिपार्टमेंट का, मेन ऑफिस हर काम के लिए, तो वो मेन ऑफिस का हेड कौन होगा, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. इस ऑफिसर के अंदर जो सब डिपार्टमेंट्स हैं जिसे ये रेगुलेट करता है, उसके अंदर कौन अपॉइंट होंगे, सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. ठीक है, हम जो हमारी कंप्लेंट डालेंगे हम इन्हें डालेंगे, सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. ये फर्दर इस इंफॉर्मेशन को इन्हें प्रोवाइड कराएंगे और ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे. मीन्स हम इन्हें देंगे, ये फॉरवर्ड करेंगे और ये फॉरवर्ड हमें मिलेगी. तो इनका काम क्या हुआ, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और
उस एप्लीकेशन को इन्हें फॉरवर्ड करना ताकि वो प्रोवाइड कराएं। ठीक है। यहाँ एक बात और कि जब हम एप्लीकेशन डालेंगे अपनी अपील के लिए, तो जो एप्लीकेशन ये उन्हें फॉरवर्ड करेंगे तो वो जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड 5 दिन का होगा जो हम रिस्पॉन्स में ऐड करेंगे। ये फर्दर डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि 5 दिन का पीरियड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए दिया गया है। तो बेसिकली ये हमारा सेक्शन 5 था जिसमें हमने डेजिग्नेशन पढ़ा पब्लिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी का। इसके अंदर 2 होते हैं, एक होता है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और इसके नीचे जो काम करता है वो होता है सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने दिया है कि अगर ये जो मेन है CPI हो, जिन्हें हम बोलेंगे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अगर इन्हें नीड है तो ये और असिस्टेंट के लिए भी बोल सकते हैं। अगर इन्हें कोई ऑफिसर चाहिए तो मतलब उसकी डिमांड कर सकते हैं जो काम के लिए जरूरी हो। तो बेसिकली ये हमारा सेक्शन 5 है। अभी तक हमने सेक्शन 3 पढ़ा जिसमें कौन ले सकता है इन्फॉर्मेशन वो था। सेक्शन 4 पढ़ा जिसमें हमने ऑब्लाइगेशंस पढ़ी। सेक्शन 5 जिसमें हमने डेजिग्नेशन पढ़ा। अब हमने पब्लिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी का सब कुछ पढ़ लिया। अब हमारे से रिलेटेड जो भी है वो सब है। जैसे पहला है हमसे रिलेटेड कि रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, कि अगर आपको RTI के अंडर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए एक रिक्वेस्ट डालोगे। वो रिक्वेस्ट कैसे डालोगे, उसका प्रोसीजर क्या है? देखो बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। ये जो वर्डिंग लिखी हुई है ये तो समझाने के लिए नोट्स लिखी हुई है। अगर आप समझोगे तो ये बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे पहला प्रोसीजर, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो या तो आपको राइटिंग में लिखना पड़ेगा या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन में आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आपका रिक्वेस्ट राइटिंग में नहीं हो सकता, किसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है, तो जो CPIO है और SPIO है ये अपने अपने लेवल्स के हैं। ये स्टेट का है, सेंटर का है, तो ये आपको ओरली के लिए भी अलाउ कर सकते हैं। तो मतलब इन पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब आप अपनी जो एप्लीकेशन लिखोगे, ठीक है, वो किससे लिखोगे? या तो CPIO को लिखोगे या इसके नीचे जो असिस्टेंट काम करता है CAPIO, असिस्टेंट वर्ड आ गया ना यहाँ, तो या इसे लिखोगे या इसे लिखोगे। बेसिकली हम इन्हें ही लिखते हैं, ये फॉरवर्ड करते हैं, पर नाम हम दोनों का लिखेंगे कि आप किन्हें लिखोगे। ठीक है। उसके बाद जिस पर्सन ने रिक्वेस्ट किया है वो अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा जो उससे ना मांगी गई हो। सिर्फ जितना मांगेगा उतनी ही इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है। उसके अलावा कोई भी पर्सनल डिटेल या उसने क्यों रिक्वेस्ट किया है, क्या कारण है, उसे इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कुछ भी नहीं बताएगा। यानी अननोन फैक्ट्स या अननेसेसरी फैक्ट्स को अवॉइड करेगा। फिर अगर कोई एप्लीकेशन पब्लिक अथॉरिटी के पास आती है, ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई एप्लीकेशन पब्लिक अथॉरिटी के पास आती है लेकिन वो एप्लीकेशन जिस इंफॉर्मेशन के लिए आई है वो या तो किसी दूसरी पब्लिक अथॉरिटी के पास है, ठीक है, या तो फिर उन्होंने बाय चांस पब्लिक अथॉरिटी दूसरी लिख दी और जो मेन हेड है वो दूसरी पब्लिक अथॉरिटी है। यानी 2 कारण हो सकते हैं, या तो जो एप्लीकेशन के अंदर कंटेंट है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो किसी और पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड है, या उन्होंने जिस पब्लिक अथॉरिटी को लिखा है वो उससे रिलेटेड नहीं है, उन्हें दूसरी पब्लिक अथॉरिटी को लिखना था। तो इन 2 केसेस में क्या किया जाएगा, जिस पब्लिक अथॉरिटी को उन्होंने बाय चांस लिख दी है वो इस एप्लीकेशन को उस अथॉरिटी को ट्रांसफर करेगा जहां बेसिकली उसका इंफॉर्मेशन है, यानी जहां वो इंफॉर्मेशन उसे मिल सकती है उसे इमीडिएटली जो है ट्रांसफर करेगा और इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो एप्लीकेंट को देगा जिसने एप्लीकेशन लिखी है। इस पॉइंट में क्या है, एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ कि एप्लीकेशन जिस पब्लिक अथॉरिटी को लिखी है, ठीक है, तो उस एप्लीकेशन का जो कंटेंट है या तो वो उस पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड नहीं है, किसी और पब्लिक अथॉरिटी का है, या जो पब्लिक अथॉरिटी को उन्होंने लिखा है वो पब्लिक अथॉरिटी ही दूसरी है, उन्होंने दूसरी को लिखना था। तो इन 2 केसेस में जिसको लिखा गया है बाय चांस वो ट्रांसफर करेगा जिसको लिखनी चाहिए थी। ठीक है। और इसकी इन्फॉर्मेशन किसको देगा, लिखने वाले को देगा। सिर्फ यही है, रिक्वेस्ट के लिए आपको राइटिंग में लिखना है। ठीक है। किसको लिखना है, इन 2 को लिखना है। उसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, और अगर गलती से किसी और को लिख दी तो वो ट्रांसफर करेगा और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये था हमारा सेक्शन 6। ठीक है। अब आपने रिक्वेस्ट डाल दी, अब क्या होगा, डिस्पोजल होगा, यानी आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। कैसे, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो सेक्शन 6 हो गया हमारा 3, 4, 5, 6। ये बेसिकली लाइन वाइज चलेंगे। पहले कौन ले सकता है, फिर पब्लिक अथॉरिटी
के पास क्या डेजिग्नेशन है, फिर वो अपॉइंट कैसे करेगी, फिर वो रिक्वेस्ट आप कैसे डालोगे, फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, अब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आज हम सेक्शन 7 तक करेंगे, बाकी की वीडियोज हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। चलिए सबसे अब इसमें पहला पॉइंट है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है, तो कैसे करवाएगा। सबसे पहले मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी किसे, या तो सीपीआईओ को या एसपीआईओ को या इनके असिस्टेंट को, जिसे भी लिखी, ठीक है। तो इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, मान लो मैंने असिस्टेंट को लिखी, उन्होंने इसे प्रोवाइड करवाई। प्रोवाइड कराने के लिए कितने दिन का टाइम था, 5 दिन का। लेकिन जो सीपीआई को जब इन्फॉर्मेशन मिली इसके असिस्टेंट से, ठीक है, तो उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर या तो ये अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन देगी या उसे रिजेक्ट कर देगी। बेसिकली क्या हुआ, हमने असिस्टेंट को लिखी, असिस्टेंट ने 5 दिन के अंदर अंदर उसे अपने हेड में यानी सीपीआईओ में ट्रांसफर किया। सीपीआईओ उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर या तो हमें इन्फॉर्मेशन देगी या हमारी इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है कि अगर जो इन्फॉर्मेशन मिली है, एप्लीकेशन जो आई है, वो लाइफ या लाइबर्टी है, किसी पर्सन से रिलेटेड है, यानी किसी की जिंदगी का सवाल है उस इन्फॉर्मेशन में या कुछ ऐसा है, तो टाइम पीरियड इज 48 आवर्स, नॉट 30 डेज, इट इज 48 आवर्स। तो ये था हमारा टाइम लैग। क्लियर है। चलिए उसके बाद ये देखो, ये तो जाहिर सी बात है, अगर आपको पता है कि टाइम लिमिट 30 दिन की है और उसके अंदर अंदर आपको उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, एप्लीकेशन है, वो रिफ्यूज कर दी गई है, यानी आपको वो नहीं मिलेगी, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये तो कॉमन ही बात है, आपको पता ही है ये तो, ठीक है। उसके बाद अगर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जानी है, ध्यान से समझिएगा कि अगर इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवाई जानी है वो किसी फर्दर फी की डिमांड करती है, मतलब आपको एक एडिशनल फी पे करनी है, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बेसिकली आपको कुछ पे करना है इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर ऐसा केस है तो जो हेड है सीपीआईओ या जो भी है, वो एक इंटीमेशन सेंड करेगा जिसने रिक्वेस्ट डाली। इंटीमेशन क्या होता है कि एक लेटर सेंड करेगा जिसमें वो सब डिटेल्स देगा फी की, विद द कैलकुलेशंस कि वो फीस किस हिसाब से उन्होंने लगाई है। इन सब की डिटेल उस पर्सन को भेजेगा जिसने रिक्वेस्ट की है, ताकि वो फीस को डिपॉजिट कर सके। समझ आया। तो वो जो फीस है वो किस तरह से है, 10 रुपए फीस है अगर कोई नॉर्मल पेपर है या जो भी है, ठीक है। 2 रुपए पेज है अगर कॉपी पेपर है, जैसे ये है कॉपी का पेपर, ये 2 रुपए पेज, ये वाला पेपर, ठीक है। इसके बाद एक फर्दर यहाँ एक और है कि 50 रुपीज है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लेते हो तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो फीस के लिए आप उसे इंटीमेशन सेंड करोगे और आपके पास जो फीस आएगी उस पर्सन से, ठीक है, इन्हें हम रिस्पॉन्स के 30 डेज में कैलकुलेट नहीं करेंगे। यानी जब तक आपके पास फीस नहीं आ जाती तब तक ये पीरियड जो है 30 डेज का ये शुरू नहीं होगा, ये फीस के बाद से शुरू होगा 30 डेज का पीरियड, ठीक है। उसके बाद है इन्होंने एक पॉइंट दिया है, ये भी नॉन इफेक्ट है। आपको पता ही है कि जो पर्सन इंफॉर्मेशन मांग रहा है अगर वो किसी कारण से डिसेबल्ड है सेंसरली या कोई भी कारण है, तो जो सीपीआईओ है वो उसे असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, यानी अपनी तरफ से हेल्प प्रोवाइड करवाएगा उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद है ये तो वही पॉइंट है, मैंने आपको बताया 50 रुपीज फीस पेन ड्राइव के लिए लगेगी, तो ये उसी को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। यहाँ एक मेन बात है, एक्सेप्शनल केस है कि जो बीपीएल के अंडर आते हैं, जिसकी कैटेगरी बीपीएल, बिलो टू पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए कोई फीस चार्जेबल नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकती हैं। तो बीपीएल वालों के लिए खुशखबरी चलिए उसके बाद है, तो ये भी नॉन फैक्ट है कि अगर हमारी अथॉरिटी 30 डेज के अंदर अंदर या 48 आवर्स के अंदर अंदर हमें इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट का कोई वो नहीं देती कारण, या जो भी है वो नहीं देती, या टाइम लैग खत्म हो जाता है, तो भी हमें इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ एप्लीकेशन रिजेक्टेड से है कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है बाय चांस, तो अथॉरिटी आपको कम्युनिकेट करेगी, बताएगी कि आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की गई है, ठीक है। जो रीजन था आपकी रिजेक्शंस का वो क्या था,
और जिसने अथॉरिटी ने रिजेक्ट किया है वो अथॉरिटी कौन सी है, क्या टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप उस रिजेक्शन जो आपकी हुई है उसके अंदर अपील कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे शॉर्ट में एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आप अथॉरिटी क्या करेगी, 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देगी। अगर लाइफ से रिलेटेड है तो 48 आवर्स के लिए देगी। अगर आपको 30 दिन के अंदर कुछ नहीं मिलता, नोटिस रिजेक्ट का है कुछ भी, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। उसके बाद अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जानी है वो किसी फर्दर फी की पेमेंट के बाद कराई जानी है, तो आपको उस फीस की पेमेंट के लिए एक नोटिस मिलेगा, और उस फीस की पेमेंट तक आपका जो टाइम पीरियड है रिस्पॉन्स वाला वो शुरू नहीं होगा, वो उसके बाद होगा। 10 रुपये फीस नॉर्मल है, कॉपी पेपर के लिए 2 रुपये पेज है, और पेन ड्राइव के लिए 50 रुपीज़ है। अगर सेंसरली डिसेबल पर्सन है तो उसे असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। BPL वालों के लिए कोई फीस नहीं है। अगर आपको टाइम लिमिट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आपको इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड, अगर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई है तो आपको उसके लिए जो है कम्युनिकेट किया जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर दी गई है। सेक्शन 7 तक सभी को क्लियर है, होप्स आप सभी को क्लियर होगा। बाकी के सेक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को अपना प्यार दिखाइएगा और होप्स आपके लिए यूजफुल होगी। तो जल्दी जल्दी से इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो, और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, शायद कुछ आपको समझ नहीं आया होगा जिस वजह से आपने नहीं किया, तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे वो कमी पूरी हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय गाइज। कल मिलते हैं अब हम नेक्स्ट हमारे सेक्शंस के साथ। इसे बस हम 1-2 दिन में और चलाएंगे, बाकी आगे बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, इतने नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।